हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड चाय में दहली शाह। मज़ेदार ठंडा मौसम कराची का एंजॉय करें हम लोग। रात को मूंगफलियाँ, रात को गरम गरम चाय, कॉफ़ी, सुबह उठते ठंडी ठंडी हवाएं और उसके बाद घर में गैस नहीं, फिर रात से लाइट नहीं। तो ये जो एंजॉय है ना, ये जो लाइफ है कितने मज़े की है ना कि मतलब गर्मियों में हमें गैस की ज़रूरत है, गैस है ही नहीं, पर मौसम बहुत अच्छा है। मतलब अल्लाह की तरफ से जो कुदरती चीज़ें हैं ना वो अल्लाह भरपूर अपने बंदों को दे रहा है, चाहे वो गुनहगार हैं, चाहे वो उसको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमें अल्लाह सारे मौसम भी दे रहा है, फल फ्रूट सब्जियां, सारी चीज़ें हमें अल्लाह की तरफ से जो कुदरती चीज़ें वो हमें मिल रही हैं। पर जो हमें हुकूमत की तरफ से चीज़ें मिलती हैं उसमें कहीं कमी पेशी, बल्कि अब मुझे लगता है बहुत हद तक ख़त्म हो रही है। जैसे कि अगर गैस देखी जाए तो सर्दियों में गैस की ज़रूरत शिद्दत से होती है, वो नहीं है हमारे पास, इसलिए हम अच्छे अच्छे खाने नहीं खा सकते। इसलिए हम जो भी खाएंगे हम बाहर से मंगवा के खाएंगे। ये बड़ी एक सूरत हाल ख़तरनाक है। अब इस पे चले, हम लोग तो किसी ना किसी तरह से कोशिश करके अपनी ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो लेके चल रहे हैं। अब वो लोग जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जिनकी फैमिलियाँ बड़ी हैं और जो लोग बाहर से खाना नहीं अफोर्ड कर सकते, अब उनके साथ कितने मसाइल होते होंगे। क्योंकि जब गैस गई तो रोटी भी महंगी होगी, गैस गई तो चिकन भी महंगी होगी, सारी चीज़ें महंगी होगी। तो अब उन लोगों के लिए कितनी मुश्किलात हो रही हैं ये भी देखना होगा, इस पर भी ज़रूर बात करनी चाहिए। और साथ साथ जो है मौसम जिस तरह से चेंज हुआ है एकदम, कराची का इस बार थोड़ा सा लेट ही चेंज हुआ है, वरना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। हमें थोड़ी ठंडक के मौसम दिन और मिल जाते हैं। पर चलें, अब हो गया है चेंज तो अब कोशिश करें थोड़ा सा एहतियात करें। गरम गरम कपड़े जो आप लोगों ने बंद करके रखे हुए थे कि शायद इस दफ़ा वो वाली ठंड ना आए, अब अगर आ गई तो वो कपड़े सारे निकालें, एंजॉय करें, अपने आप को सेफ रखें, ताकि जो मौसम चेंज होने से जो बीमारियां होती हैं उनसे आप, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, जवान सब बच सकें। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा ये भी ख्याल रखें कि कराची में जिस तरह के बाहर निकलने से हादसात वाक़यात, जिस तरह के लोग एक्टिव हुए हैं, तो कोशिश करें कि रातों को ना बाहर निकलें, और निकलें तो अपनी ज़रा सेफ्टी देखें। और क्योंकि जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, चीज़ें दोबारा मिल जाती हैं। कोशिश करें कि फैमिली के साथ इस तरह से रातों को बाहर ना निकलें, अपनी सेफ्टी खुद करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अब सारी सूरत हाल आप लोगों को समझ आ चुकी है। मैं बहुत सारी चीज़ें खुल के नहीं बोल सकती, मसाइल हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पर मैसेज मेरा जो है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहती थी, वो मैंने पहुँचा दिया। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ। सैयद रोशन अली वारसी, सीईओ यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स डीएचए कराची, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का अच्छा जी, शुक्र। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आप हमारे शो में अगर लाइव कॉल करना चाहें तो उसके लिए थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ जाएंगे, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हमारे गेस्ट से कोई सवाल करना चाहें तो वो सवाल भी कर सकते हैं। सर थोड़ी सी एकदम से मैंने गैस की बात छेड़ी है तो थोड़ा सा मैं आपकी तरफ इस चीज़ पे आती हूँ कि जिस तरह से चिकन महंगी हुई है, मटन समझ आता है लोगों ने मटन खाना कम कर दिया, या जो नहीं अफोर्ड करे उन्होंने छोड़ दिया बीफ। अब चिकन, चिकन तो वो चीज़ है जो हर इंसान जल्दी भी बन जाती है, और कोई दावत हो तो वो आपको सस्ती भी पड़ती है दूसरे जो है मीट उसके निस्बत। अब चिकन इतनी महंगी होगी है तो अब लोग क्या करेंगे? अब बाहर से भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते जितनी महंगाई हुई है, घर में बना नहीं सकते क्योंकि गैस नहीं है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी माशाल्लाह मैं तो बड़ा पुरुम्मीद हूँ, ये जो भी कुछ हो जाए। ज़ाहिर है अभी इस वक्त चिकन की जो आपने बात छेड़ी है, तो चिकन जो है वो उसके लिए जो हमारी जो वो फार्मिंग जो चिकन है उसकी फीड जो है वो जब तक उसको नहीं मिलेगी तो वो चिकन की पैदावार कम होगी, तो चिकन की शॉर्टेज हो जाएगी, तो चिकन महंगी होगी। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। तो अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं कि ख़राब हैं, तो मेरा ख्याल में हमने उस खराबी की बातों को अपने तक रखना है। हमारे लोगों को भी पता है इसका क्या इलाज है, उनको करना चाहिए इसका इलाज। मगर ये बात सही है कि अब तो बुनियादी चीज़ जैसे हमारी गैस है वो भी हमारे घर में नहीं है, क्योंकि अब हमारे घर ऐसे डिज़ाइन हुए हुए हैं कि वो जो गैस आएगी, घर ऐसे डिज़ाइन हुए हैं कि उसी गैस के ऊपर खाने बनते हैं। अब अगर गैस नहीं है तो लकड़ियाँ तो नहीं जला सकते। नहीं चला अच्छा, सकते। इलेक्ट्रिकल चूल्हे अगर इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रिकल बर्नर जो है उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि भाई वो इस्तेमाल करना लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। नहीं है। अब लोगों के घरों में पहले गीज़र चलते थे क्योंकि उसमें गैस आती थी, गीज़र से लोग अफोर्ड कर लेते थे। अब गीज़र भी नहीं है जिसकी वजह से अब ठंडे पानी से लोगों को नहाना पड़ता है। तो इन सर्दियों के अंदर ये भी एक मसाइल है। मतलब मगर इस बार तो गीजर खरीदने में भी बड़ी कमी आई होगी ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो मौसम जब चेंज होता है, बकरा ईद आती है तो लोग डीप फ्रीजर और फ्रिज खरीदते हैं क्योंकि गोश्त सेव करना होता है। सर्दियाँ आती हैं तो गीजर लेते हैं। तो इस दफ़ा गैस की वजह से क्या गीजर बिके होंगे? लोगों को पता है कि गैस आ नहीं रही तो गीजर लेने का फ़ायदा?
ये 8-10 दिनों के अंदर तो कराची में उस जगह पे गैस आना बंद हो गई जहाँ पर रेगुलर गैस आती थी। जी। अब वो मतलब अब ये समझ लें कि उनकी एक एक नई उनकी मुश्किल में इजाफा हो गया कि अब गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से उनका पूरा सिस्टम आउट हो गया। अब वो प्लान करें क्या करें, गैस सिलेंडर लेकर आते हैं, कहाँ रखें, सेफ्टी भी फैक्टर होता है उसके अंदर, फिर गैस भी महंगी होती जा रही है जो हम लोग ख़रीदते हैं, फिर उसको लाना ले आना, ट्रांसपोर्टेशन एक अलग मतलब ये मसाइल में मज़ीद इजाफा जो होता जा रहा है। तो फिर भी उसके बावजूद मैं ये चाहता हूँ कि हमारी आवाम जो है ना बिल्कुल भी नाउम्मीद ना हो, और उसको जिस तरह से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ज़रूर करें। और हम अपने मुल्क की और हमारे यहाँ जो भी ये ख़राबी है, ये तो सबको पता है, इसको हम बयान करेंगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसमें डिप्रेशन फैलेगा। बात ये है कि नहीं, हम मैनेज तो मुल्क की खराबियां नहीं, हम आज ये डिस्कस करने का मकसद ये है, आज ये टॉपिक छेड़ने का मकसद ये है कि हमारी आवाज़ आगे जाए, क्योंकि हम लोग तो, मैंने ये एक बात की कि हम लोग चले अफोर्ड कर सकते हैं, किसी तरह से कर रहे हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए हम बात कर रहे हैं, ताकि ये आवाज़ आगे तक जाए, ये मसला हल हो, ताकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर लकड़ियां घर में जलाते हैं तो ख़तरनाक है, सिलेंडर जलाते हैं तो वो बड़ा ख़तरा है, तो उन लोगों के लिए उनको गैस मिलनी चाहिए। और अगर गैस नहीं मिल रही तो फिर कहीं ना कहीं महंगाई में कमी आए, ताकि वो किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी चला सकें। अगर हम लोग भी चुप हो गए कि हम लोग बात ना करें तो फिर ये मसला वो होगा। और दूसरी बात ये है कि मैंने तो कभी भी अपने शो पे हमेशा यही कोशिश की है कि कोई नेगेटिव बात अपने मुल्क के लिए करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। जो लोग करते हैं खैर वो उनका ज़र्फ़ है, पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज ही जाए, क्योंकि दुनिया भर में हम देखे जाते हैं, हमें इस तरह का कोई मैसेज नहीं देना चाहिए जिससे लोगों को ये फील हो कि हम जिस मुल्क में बैठे हैं हम उसकी बुराई कर रहे हैं। हम तो जो सिस्टम ख़राब है हम उसकी बात कर रहे हैं ताकि वो बेहतरी की तरफ जाए। आपने बिल्कुल सही बात की, जो आप बात कर रही हैं ना, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा बुनियादी हक है, हमारा आवाज़ उठाना भी हमारा हक है, मगर ये आवाज़ हमारी पाकिस्तान तक रहनी चाहिए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये हाँ। है कि ये जो बात हमारी पाकिस्तान से बाहर निकलती है ना, तो वहाँ पर लोग बेचैनी का शिकार होते हैं। जो लोग पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं वहाँ पर फिर एक गलत मैसेज जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी उसी की बात की आपकी तायद करता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, हमारे हुक्मरानों तक रहनी चाहिए बात, उनको उसका सोल्यूशन देना चाहिए। हमारे अवाम का हमारी हुकूमत ने सोचना है, पूरी दुनिया के लोगों ने नहीं सोचना है। पूरी दुनिया से जो मुज़ाकरात होते हैं हमारी हुकूमत के होते हैं। तो मतलब मैं लोगों से अपील ये करता हूँ कि जो भी है ना, सोशल मीडिया के थ्रू से कम ऐसी नेगेटिव बातों का प्रोपेगेंडा करें जिससे कि हमारा इमेज जो है ना दुनिया में ख़राब हो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ बात बिल्कुल, ये तो खैर मैं भी यही चीज़ कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे आके जिस तरह की बातें हम लोग करते हैं, और मैंने वो लोग देखे हैं बातें करते हुए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, वो वहाँ जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुझे हैरानी होती है कि आप अगर बात ही कोई कर रहे हैं तो कोई समझदारी की बात करें ताकि कोई अच्छा मैसेज जाए, और आप वहाँ बैठ के उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं जो कि मेरे हाल से ठीक नहीं, और ये तो बात करनी भी नहीं चाहिए। देखो, आप तो माशाल्लाह, मैं देखता हूँ आपके शो, और आप जिस तरीके से आवाज़ उठाती हैं पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए, सिंध के लिए, तो ये जज्बा अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, सेहत दे कि ये बड़ी अच्छी बात है कि कम अज़ कम इस तरीके से बातें आगे फैलाने से। अब देखें, बड़ी अच्छी बात मैं इस सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कर दूँ कि सिंध गवर्नमेंट का अभी मतलब मैं देख रहा हूँ कुछ 1 आध महीने से पूरे कराची में ये जो बिल्कुल खुदाइयाँ हुई हुई हैं, हाँ, काम हो रहा है, सेवरेज काम का हो रहा काम हो रहा है। है। जी तो जी। ये बड़ी खुशाइन बात है, और मैं उनको मतलब उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस पर कदम उठाया, सोचा आवाम के लिए। और ये जो सेवरेज सिस्टम देखें, अभी हमारी बारिशों का सीज़न शुरू होने में 6 महीने 5 महीने, अब उससे पहले इन्होंने काम शुरू कर दिया। इंशाल्लाह इस दफ़ा लगता है कि बहुत बेहतरी होगी, और आने वाले अगले साल में लगता है कि कराची बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। जिस तरह से सड़कों पे आप देखें, सड़क बन रहे हैं, खुदाइयाँ हो रही हैं, सीवरेज का सिस्टम हो रहा है, मतलब काम शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रख रहे हैं हम लोग। मैं तो ये कहता हूँ कि आप सिर्फ इस साल की बात ना करें, मैं तो आगे आने वाले तमाम सालों में और अच्छाई 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 देख रहा हूँ, और होगी इंशाल्लाह अच्छाई। इंशाल्लाह। वजह ये है कि जब बहुत ज़्यादा कभी ख़राबी हो जाती है ना, तो आप समझ लें कि अब बहुत ज़्यादा अच्छाई आने वाली है। ये फार्मूला है। अब ये जितना ख़राबी होनी थी हो गई, अब देखें बेहतरी की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि सबको असर हो गया और सबको पता है कि यार हमारी जिम्मेदारी है। कोई मजबूरियाँ थी, उन्होंने उस मजबूरियों को तर्क के काम करना शुरू कर दिया। ये सबको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और हमारे यहाँ जो यूथ है, जो हमारी जो यंग जनरेशन है, उनका बड़ा कसूर है कि वो सिर्फ मोबाइल हाथ में पकड़ के जो उनका दिल में आता है वो बात कर देते हैं, सोशल मीडिया पे वो डाल देते हैं।
उनको नहीं पता कि किसी के एक ट्वीट से क्या क्या मसले हो सकते हैं ना। ऐसा ही तो हमें हमारे मुल्क के लिए सोचना चाहिए, मुल्क की भलाई की बात करें। एक अल्लाह का निज़ाम मैं आपको बताऊं कि कभी भी अपने मुंह से अपने मुतालिक कोई बुरी बात ना करें कि भाई बस मेरा तो पता नहीं कितनी ज़िंदगी रह गई है, पता नहीं कब चला जाऊंगा। तो देखें, एक अल्लाह का निज़ाम है, वहाँ अल्लाह भी देख रहा है कि यार इस आदमी की तो ख्वाहिश ही नहीं है ज़िंदा रहने की, तो फिर वो किसी भी सबब से वो चला जाता दुनिया से। अच्छा, लोगों की नेचर होती है, कुछ लोगों को मैंने भी फील किया है कि उनके मुंह से ना ज्यादातर नेगेटिव बातें निकलती हैं, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। वो जो नेगेटिव बातें करते हैं ना, ये मैं एक बड़ी दूर की बात बता रहा हूँ। इंसान को अपने मुंह से हमेशा अच्छा जुमला निकालना चाहिए, खैर का जुमला निकालना चाहिए। आप क्या समझते हैं, आप जिसको देखो वो उल्टी सीधी नेगेटिव बातें कर रहा है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्या जो आने वाला है ना वो भी रुक जाता है। जो जिसको लंबी ज़िंदगी मिलने वाली होती है तो वो कहता है अब क्या करेंगे जी कर, तो फिर वो अल्लाह ताला फैसला लिख देता है कि भाई चलो इसको जीने की ज़रूरत नहीं, वो चला जाता है। तो वो लोग अपने फैसले खुद कर रहे होते हैं। तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालें, अच्छी बात निकालें। आप ये मत सोचें कि कोई नहीं देख रहा, मैं देख रहा, मैं बोल रहा हूँ। आपने ज़ाहिर तो किसी को खुश करने के लिए बात कर दी, नाउमीदी ज़ाहिर कर दी, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मगर जो आपके तकदीर के फैसले लिखने वाले बैठे हुए हैं ना दाएँ बाएँ तरफ, वो आपके फैसले लिख रहे होते हैं और फिर आप अपनी तकदीर खुद बना रहे होते हैं। तो आपको मैं ये कहता हूँ कि हमेशा देखें, शुक्र अदा करें। किसी ने आपकी मदद तो करनी नहीं है, करना आपने खुद नहीं है, सिर्फ अल्लाह ने मदद करनी है। तो आप फैसला भी अपने क्यों किसी को बताते हो कि मेरे साथ ये हालात हैं। अभी आप किसी को बिठा के बात करें, हंसता बोलता हुआ नजर आएगा, आप उससे उसके मसाइल पूछेंगे और रोना शुरू कर देगा। भाई उसका मसले का हल ये नहीं है कि आप रोगे तो कोई आपका मसला हल करेगा। आप अपनी परेशानी क्यों बता रहे हो, आपने तो खुद ही हल करना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। फिर दूसरी बात ये कि देखें, हम लोग को बिल्कुल ऐसी जगह चले गए, हमारी कमिटमेंट ख़त्म हो गई है। अब जापान जो है ना, एक मरतबा तबाह हुआ। और जापान में अगर किसी ने किसी को टाइम दिया और वो टाइम पे नहीं पहुंचता तो उसके ऊपर सजा है, कानून बना हुआ है कि अगर 1 मिनट, हमारे यहाँ क्या होता है बस मैं 5 मिनट में आया, रहते गुलिस्तान जोहर में डिफेंस में आना है, 5 मिनट में पहुंचा। तब झूठ तो हमारी गुट्टी में बैठा हुआ है कि हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं। सीधा बोलो भाई मुझे आधा घंटा लगेगा, पर जब आधा घंटा लगेगा तो फिर वो आधे घंटे की पासदारी करो। अगर आप आधे घंटे में जाना है तो आप उसको बोलो मैं 1 घंटा लगेगा, तो आप 15 मिनट पहले पहुंच जाओ। हम सारे काम यहाँ झूठ पे हो रहे हैं। मतलब जिनको देखो वो झूठ से ही शुरू करते हैं। आपके यहाँ शादियाँ होती हैं लोगों के यहाँ, तो शादी में कार्ड में हमेशा देखें एक रिवायत बनी हुई है, शायद मुझे लगता है कोई स्टैंडर्ड लिख दिया कि 7:30 बजे आमद बारात, आएगी बारात 9 बजे, तो झूठ लिख दिया। जिन्होंने उसको इनवाइट किया है वो उनको धोखा दे रहे हैं। अब जो पुराने लोग हैं वो तो समझते हैं कि यार इन्होंने 7:30 लिखा तो 7:30 बजे वो बेचारे पहुंच जाते हैं। आप कभी भी शादी में देखें कोई 10-12 जो है ना वो पुराने लोग बैठे होंगे, वो टाइम की पाबंदी कर रहे हैं। आने वाला जितने उनको इज्जत देनी है वो आते नहीं है टाइम के ऊपर। तो ये तो इतनी बड़ी मतलब बुराई हैगी कि आप कम से कम इसको सही करें। मतलब मैं एक जगह पर गया शादी में, तो मुझे एक साहब ने कहा कि यार, मैंने कहा सर मुझे बताएं सही टाइम के कितने बजे बारात आएगी। हम वहाँ पहुँच जाएंगे 8 बजे। मैंने कहा देखें एक टाइम बता दें सही, अब क्योंकि यहाँ कोई पहुँचता नहीं है। कहने हम 8 बजे पहुँच जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। मैं 8 बजे पहुँचा, वाइफ को लेकर, देखा तो हाल में कोई भी नहीं था। मैंने उनको टेलीफोन किया, मैंने कहा भाई आपने तो बड़ी इज्जत दी हमको, हम तो यहाँ खड़े में, कोई हमको रिसीव करने वाला नहीं है, तो ये आपकी मेहमान नवाजी है, बहरहाल हम वापस जा रहे हैं, चलेगा। मैंने कहा ये अब्दुल लतीफ़ साहब खड़े में, उनको मैंने लिफाफा दे दिया, वो ले लीजिएगा। उसके बाद नहीं नहीं अब रुके हैं हम आ रहे हैं। मैंने कहा अभी तो आप घर से नहीं निकले, अब कब पहुँचेंगे। मतलब ये जब तक आप इस किस्म का मैसेज लोगों को नहीं देंगे ना तो ये सुधरेंगे नहीं। ये खुद जो है ना, पंक्चुअल नहीं है लोग लोग मतलब वो मतलब जो अभी एक लोगों को ना ये मिनट घंटे सेकंड का भी पता नहीं है कि कितने कीमती होते हैं। लोग इसको बड़ा वो करते हैं। अब आप यकीन करें, लोग घंटों बैठ के गॉसिप करते हैं, वो ये नहीं सोचते घंटे हम अपने ज़ाया कर रहे हैं कि हम किसी की गॉसिप कर रहे हैं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसको पता ही नहीं आप उसकी बातें कर रहे हैं, पर घंटों आपने बातें करनी है किसी की। आप घंटों होटलों में बैठ के चाय पी के अपने घंटों ज़ाया कर लेते हैं। रात को 3-3 घंटे मोबाइल यूज़ करके आप अपना वो टाइम ज़ाया करते हैं। मतलब इतना सारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हालांकि टाइम की बड़ी कदर है दुनिया भर में, जो कि यहाँ नहीं है। शायद इसी वजह से हम रो रहे होते हैं कि हमारी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ आपने कही है कि कोई छोटी सी बात करे तो अपने दुख, हालांकि अपने दुख और अपनी परेशानियाँ अपने तक रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को बताते हो
तो कोई मदद नहीं करता, पर आपकी जो इज्जत है उसमें जरूर कमी आती है। ये ऐसा ही बात है। है, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो आपको जो अल्लाह ने सफ़ेद पोशी कायम की हुई है, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, यही टाइम जो है ना अल्लाह के पास लगा दें, यही रोना धोना अल्लाह के सामने कर दें, उसकी मदद आएगी और देखेंगे। मैं आपसे कहता हूँ आप करके देखें, आपको इनाम उसका मिलेगा अल्लाह की तरफ से। मगर आप करें, आप दुनिया से उम्मीद लगाते हैं कि ये मेरी मदद करेगा, वो नहीं करेंगे, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। आप अपना क्यों बताते हैं कि आपके क्या हालात हैं? हालात सबके सही हैं। मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक दिन कंपेयर कर रहा था, मैंने कहा जिस वक्त लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते थे, तनख्वाहें 25 रुपये होती थी, उस वक्त लोगों के पास साइकिल भी नहीं होती थी। आज जितनी महंगाई हो गई है, हम नाशुक्रे हो गए हैं। आज लोगों के पास, मैं कम, छोटे से छोटे आदमी के पास मोटरसाइकिल है, घर है, बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके निज़ाम ज़िंदगी चल रही है। मगर हमारे में शुक्र ख़त्म हो गया। मैं तो कहता हूँ कि ये दौर बहुत अच्छा दौर है। लोग रोते हैं कि ये हो गया, महंगाई हो गई, ख़राबी हो गई। अबे भाई, आप देखो 200 रुपये लीटर आप दूध भी खरीद रहे हो, 215 रुपये लीटर जो है ना पेट्रोल भी खरीद रहे हो। अल्लाह ने आपको इस्तकामत दी है। फिर आप वो ना, वो जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है आप लाइनें लगा के खरीदते हो। इसका मतलब आपको आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। ये दुनिया के हालात थोड़े से महंगाई की तरफ चले गए हैं, आपका मुल्क भी महंगाई से दो चार है, तो आप उसके लिए रोना धोना नहीं करें। हुकूमत लगी हुई है, हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं वो इस पर कोशिशें कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतरी भी आएगी। मगर उसके लिए हमने नेगेटिव बातें नहीं करनी है, हमने अपने मुल्क के लिए पॉजिटिव बातें करनी है। आपको याद होगा, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ इंशाल्लाह देखिएगा आने वाले दिनों में बड़ी बेहतरी आने वाली है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखें, जब तक आप अल्लाह से ये बातें नहीं करेंगे, अल्लाह से मदद नहीं मांगेंगे, तो ये नहीं आएगी बेहतरी आपकी। अगर आपने मुकद्दर खुद ही बना लिया कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, तो फिर होगा ही कुछ भी नहीं। जिस दिन आपको पता है मैंने ये टारगेट अचीव करना है, आप कर लेंगे। आप बोलोगे मैं पहुंच ही नहीं सकती, यहाँ तक नहीं जा सकती। देखो, वो गारे हिरा जो है, वो वहाँ पे एक दिन मैंने देखा, इतनी ऊंची चोटी, तो डर गया कि इसमें कैसे चढ़ूंगा। बस दिल में था कि नहीं जाना है, बस नीचे निगाह की, पढ़ते गए, दुरूद शरीफ ऊपर गए, पता भी नहीं चला कब आ गया। यकीन रोजे में। तो मतलब आप ना इरादा कर लें कि मैंने ये काम करना है, आप कर लेंगे। मजबूत इरादा हो तो हो जाता है, जी, और मजबूत पॉजिटिव सोच हो तो। पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। जितनी भी हमारे मुल्क में खराबी है, यकीन माने आज भी हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों से बहुत अच्छा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह। निकले, आपको जिधर जाएंगे ना ठेले भरे पड़े हैं फ्रूटों के। आप खाना आपको नहीं मिल रहा, आप फ्रूट लेके खा लें, फ्रूट भी उसी रेट पे आ गया, फ्रूट भी उसी रेट पे आ गया, अब ले लें। क्यों? सीजन होता है ना। हमारे अमरूद की फसल जो है ना, उससे 4 गुना बढ़ गई है इस मरतबा। हमारे यहाँ इस वक्त अमरूद बेताशा आ रहा है, और दूसरे फ्रूट बहुत बेताशा आ रहे हैं। अगर दूध अगर महंगा हो गया, तो भाई फ्रूट जो है ना आपको 300, 250, 200 रुपये दर्जन चीज़ें मिल जाती, वो पकड़ के खा लें, आपका पेट भर जाएगा। ना शुक्रापन ना करें। आप जहाँ पर नाशुक्र करते हैं वहाँ पर शुक्र भी अदा करें। आप देखें और अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें आपके लिए पैदा कर दी, कहाँ कहाँ पर नेमतें अदा कर दी। अल्लाह ना करे, कोई ऐसी बात नहीं है। लोग अगर वो खामोखा अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि ऐसा हो गया, भाई मुल्क की हालात ऐसे हो गए, लोग लगे हुए हैं। ये चीज़ ऐसी देख के जितना बड़ा मैसेज पाकिस्तान के हुक्मरानों को चला गया है, अब मैं समझता हूँ कि सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं। क्योंकि देखें, अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि वाकई महंगाई हो गई है, तो ये उनका काम है बोलना। हमारा काम सिर्फ, उनको पता है, वो हुक्मरानी कर रहे हैं, उनको पता है कि मुल्क में महंगाई है, तो वो उसका काम कर रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं। इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकलेगा। जो भी हुकूमत आए वो मुस्तकिल बुनियादों पे जैसी हुकूमत बनेगी, यकीन माने लोगों का एतमाद पैदा होगा। ये दोबारा पटरी पे चढ़ जाएगी हमारी रेल, और उसके बाद देखेंगे तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। आज भी बेहतर ही हैं, सिर्फ अपने ज़िंदगी में से नाशुक्री निकाल दें, सब चीज़ें आपको अच्छी नज़र आएंगी। मतलब अगर पूरी बात का अगर एंड देखें तो ये है कि शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी ज़िंदगी से खुश रहें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। जब आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं या नेगेटिव बोलते हैं, तो आप खुद एक बार कोशिश कीजिएगा, देखिएगा इन चीज़ों को, कि जब आप नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं या सारा दिन गॉसिप्स में लगे रहते हैं, किसी की बुराइयां करते हैं, तो आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें उल्टी होना शुरू हो जाएंगी। और वही अगर आप पॉजिटिव चीज़ें शुरू करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। तो जिस तरह का अमल करेंगे उसी तरह का आपके सामने आएगा। तो कोशिश करें अच्छी चीज़ें करें, ताकि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हों। अब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी कराची के हालात हैं, जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ा हुआ है, जिस तरह से लोग बाहर जाते हैं, जिस तरह से अभी भी एक औरत जो है उसको मेडिकल स्टोर पे जा रही थी और इस तरह से स्नैचिंग के दौरान
उसको गोलियां लगी हैं और वो एक्सपायर हो चुकी है। तो इस तरह का जो सूरत हाल है कराची वालों के लिए, तो अब एक बड़ा टेंशन वाली चीज़ ये भी है कि महंगाई से भी लड़ रहे हैं, गैस से भी लड़ रहे हैं, बिजली से भी लड़ रहे हैं, सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब, सारी चीज़ें ख़राब। अब साथ अगर थोड़े से इंजॉय करने के लिए या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अगर घर से बाहर निकलते हैं तो अब ये भी एक बड़ा ख़तरा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसमें किस तरह से बेहतरी आ सकती है, क्योंकि कोई काम होते हुए नज़र नहीं आ रहा उस तरीके से जिस तरह से दंदनाते ये लोग फिर रहे हैं और लोगों को नुकसान दे रहे हैं। देखें, ये आपने जो बात की ना, ये माशाल्लाह इतना बड़ा शहर है हमारा कि इस शहर के अगर इसके मुल्क बनाए जाए ना तो पता नहीं कितने मुल्क बन जाए इस शहर के अंदर। लोगों के इतने बड़े मुल्क नहीं होते जितना हमारा ये शहर है। तो उसमें जो मसाइल हैं इसके ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है। और मैं अपने जो हमारी जो सूबाई हुकूमत है उनसे कहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा इसमें नफरी बढ़ाएं, पैरा लगाएं, CCTV कैमरे लगाएं कि इसके अंदर थोड़ी सी कमी आ सके वारदातों में। और ये वारदातों की एक वजह आपको भी पता है कि जब थोड़ी सी महंगाई होती है तो ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ नहीं होती, पूरी 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 दुनिया में ये चीज़ें। अच्छा, पूरी दुनिया की जो चीज़ें ना हमारे सामने आती ही नहीं है, बहुत कम आती हैं, मगर हमारी चीज़ें ख़राब जो है ना जल्दी बाहर चली जाती हैं। ठीक है जी, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते फिर कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप सब वेलकम कुछ बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये शो में इतना मजे का शो है कि हम ब्रेक में भी बहुत सारी बातें कर लेते हैं, इसलिए मैं लाइव वापस आई तो मैं शो की बातें डिस्कस कर रही थी। अच्छा जी, थोड़ा सा हम कराची के हालात पे बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा हम हालात से हटके थोड़ा सा रिश्तों पे बात करते हैं। रिश्तों हम पे बात हमेशा कर। कराची के हालात पे बात ठीक करते है। हैं और मतलब एक इस पे नहीं करती मैं, और भी शो पे कराची के लिए बहुत सारी बातें करती हूँ। आज थोड़ा सा वहाँ से हटके थोड़ा रिश्तों पे बात करते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं इन हालातों की वजह से अच्छा मेन जो है ना वो बीज यहीं से लगता है कि अगर कोई मर्द बेरोजगार है या उसकी इनकम इतनी नहीं है, वो घर के इतने अच्छा सिस्टम नहीं चला सकता, वो परेशान है, काम की वजह से डिप्रेशन में है, तो वो सारा डिप्रेशन आके ना अपने घर में निकालता है। ठीक है, अच्छा वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बाहर की परेशानी आप बाहर छोड़ के आए। पर कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो घर आके गुस्सा भी दिखाते हैं, हर चीज़ डिस्कस भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। हालांकि मैं कभी भी जितनी भी बाहर काम की परेशानी हो, औरत होकर मैं घर जाके कभी भी अपनी परेशानी डिस्कस नहीं करती कि कोई प्रॉब्लम है मुझे, मैं कहती बस मैं खुद फेस कर लूँगी, घर जाके घर वालों को परेशान करने की ज़रूरत है। तो आप मुझे बताएं इसकी वजह से जो रिश्ते हैं वो कितने कमज़ोर होते हैं? देखें, ये आपको मैं बताऊं, ये आपकी इतनी बड़ी दौलत है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। आप अगर अच्छी बातें करेंगे और अच्छे पैगामात देंगे, मैं तो अपने अच्छी अच्छी बातें जो दिन भर की होती है अपनी वाइफ से जाके शेयर करता हूँ, हंसता हूँ। क्योंकि जो एनर्जी है ना जो हंसने में मिलती है, जो अपनी वाइफ को भी हंसा रहा हूँ, खुश रख रहा हूँ, तो ये तो एनर्जी पैसे दे के भी नहीं मिलती है, तो आपको फ्री में मिल रही है। अच्छा, अब आके आपने डिप्रेशन की बातें शुरू कर देनी है तो फिर क्या होगा, माहौल ही ख़राब हो जाएगा, घर में डिप्रेशन का माहौल होगा, तो इसका मतलब उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो ये तो मैं लोगों को कहता हूँ कि कोई भी परेशानी है वो परेशानी है ही नहीं, परेशानी आपकी पैदा की गई है। अगर कोई चीज़ आप समझते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है तो उसका हल आपने करना है, अपने घर वालों पर नहीं डाले, आपने हल करना है। अल्लाह ताला ने आपको एक मजबूत इंसान बनाया है, वो आपका हल निकालें, ना कि उसके ऊपर डिप्रेशन की बात करें। और लोग क्या कहते हैं, ये हड आराम है, ये कुछ कर नहीं सकता, आप ऐसी बातें करके उसको हड आराम बना देते हैं। उसको बोलें भाई तुम मर्द हो, जाओ काम करो, वो करेगा। उसको मोटिवेट करें, वो बिल्कुल करेगा। मैंने वही बात की कि नेगेटिव बातें बिल्कुल भी ना करें। आपने इतनी अच्छी एक बात की कि मुझे हंसी आ गई। हड आराम, जिसमें मैं ये भूल चुकी कि मैं सीट पे बैठी हुई हूँ और मैं हंस पड़ी हूँ। ये अल्फाज मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, हड आराम। अच्छा ये कैसा अल्फाज है कि जिसके ऊपर लोगों को बहुत गुस्सा चढ़ता है। यहाँ से आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आज थोड़ा सा इस अल्फाज में मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ गई है जो कि मेरी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। देखिए, हमारे जो जो हमारे वालिदैन है ना, हमारे बच्चों के, उनका बड़ा कसूर है, ये उनकी जिम्मेदारी है
कि अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको समझाएं, उनको टाइमिंग की अहमियत बताएं, उनको तरक्की करनी है उनको रास्ते बताएं और उनको बताएं कि तुम ये सारे काम कर सकते हो। एक आदमी जो बहुत ख़तरनाक, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बड़ा आदमी बन गया, जो वो काम उसने करके बड़ा आदमी बना, ये काम आप भी कर सकते हो। ये घर से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो है ना वो गलत फैसले ये होते हैं कि बचपन में बच्चा पैदा होता है, ये तो डॉक्टर बनेगा। अब उसके जहन में बिठा दिया डॉक्टर बनेगा, उसका जहन ही नहीं है डॉक्टर बनने का, उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बना रहे, ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। भाई उसको पढ़ने दो, पढ़ने के बाद वो जिसका जिधर उसका रुझान है उस तरफ उसको जाने दो। हम लोग अपनी मर्जी उस पर मुसलत करते हैं। और दूसरी एक बात ये है कि जिस वक्त हम अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं तो आप देखें कि उस वक्त जो है ना ये अपना मुकद्दर बेच रहे होते हैं बच्चे। माँ बाप को समझाना चाहिए, भाई तुमने पढ़ा है, तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत है, अब तुम इस पूरे ख़ानदान का बेड़ा उठा सकते हो और तुम एक बहुत बड़े इंसान बन सकते हो, तुम एक इंडस्ट्री लगा सकते हो, तुम उसके अंदर लोगों को रोज़गार फराम कर सकते हो। ये तुम्हारे अंदर सलाहियत है, क्योंकि तुमको अल्लाह ने तालीम भी दे दी है, शऊर भी दे दिया, मेहनती भी हो, ये सारे काम कर सकते हैं। मगर घर वालों जो है ना वो तो उनको इतना मोटिवेट करते नहीं, बच्चों को कोई समझाता नहीं है। फिर वहाँ से बाहर की कंपनी आती है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ, वो कॉलेज से जो ना अच्छे पढ़े लिखे जो ब्रेन होते हैं उनको उठा लेते हैं और उनकी कीमत जो है ना जैसे 2 लाख रुपए अगर किसी की तनख्वाह तो वो 4 लाख रुपए में ख़रीद लेते हैं। वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो बेच दी उनको 4 लाख रुपए में। अच्छा, फिर वो लड़का जो जब उसको 4 लाख मिलने लग जाते हैं तो वो अपना हुनर वगैरह या उसकी जो फ्यूचर जो होता है वो सब भूल भाल के उस 4 लाख रुपए के चक्कर में लगता है। और घर वाले समझते हैं हम बहुत खुशहाल हो गए, वो उनका मुकद्दर बन जाता है। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख वो जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं उसका प्रमोशन होता रहता है। एक वक्त आता है कि ज़िंदगी भर उसने जो कमाया वो उसको एक मकान मिल गया, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, बस ये इसने ज़िंदगी भर कमाया। भाई ये जो सलाहियत जिससे आपसे फ़ायदा उठा के मल्टीनेशनल कंपनी ने पता नहीं अरबों रुपए बना लिए, ये अरबों रुपए तो आप अपने मुल्क की खिदमत करके अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगा के अपने लोगों को रोज़गार फराम करके भी कर सकते थे। आपने अपना मुकद्दर बेच दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों को कहें कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी आपको हायर करें ना कर, उनके साथ ना जाएं। आप अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे वो 4 लाख की जगह 2 लाख रुपए कमाओ, शुरू करो, देखें फिर वहाँ से आपको बहुत ऊंची बुलंदी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। और हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा टैलेंट है जो बाहर चला जाता है वो बिल्कुल ना जाए। आप पुरानी मिसालें देखें, जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो रिसर्च नहीं करते, वो देखें कि जो आज जो बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, वो पहले क्या थे, कुछ भी नहीं थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने उनको यहीं पे दिया, मगर उनकी सोच ये थी कि वो कारोबार करेंगे। तो कारोबार की तरफ जाएं, उसके अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है और कारोबार तो सुन्नत भी है। तो आप नौकर जो ना 1 करोड़ का भी नौकर नौकर होता है, गुलाम होता है, और जो परचून की दुकान का मालिक मालिक होता है। तो आप अपना स्टेटस जो ना मालिकों वाला रखें। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बताएं, जिस तरह कि मैंने रिश्तों पे इसलिए बात की कि थोड़ा सा आज इस पे हम बात करते हैं, हालात पे तो हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की कम अक्ली, मैं ये कहूँगी कि कम अक्ली होती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे रिश्ते जो है उनको पीछे छोड़ देते हैं। या फिर हम लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमने किसी को देखा, उसका स्टेटस अगर हाई है और वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ तक पहुँचें, और वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद हम अपने बहुत करीबी रिश्तों को छोड़ देते हैं और हम नए रिश्ते बनाते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये करना ठीक होता है? जिस तरह से आपने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, यकीनन आपने अपनी लाइफ में देखे भी होंगे, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपकी नज़रों से गुजरी भी होंगी, मेरी नज़रों से भी गुजरी है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कभी भी कामयाबी, क्या अपने रिश्तों को छोड़ के कामयाबी आपको मिल सकती है? दगा दे के कामयाबी मिल सकती है? झूठ से कामयाबी मिल सकती है? देखिए, पहली बात तो अगर डेलिबरेटली या दानिश्ता तौर पे आपने किसी को धोखा दिया तो आपका कल्बी सुकून ख़त्म हो जाएगा। आप वो बोलेगा नहीं आपको, मगर वो अंदर से दुखी होगा, क्योंकि ये कैसे ऐसे कुदरती रिश्ते होते हैं, ऐसे नायाब रिश्ते होते हैं कि ये इसमें बड़ी मोहब्बतें, सच्चाइयाँ इसमें पोशीदा होती हैं। लोग उसको छोड़ के समझते हैं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना है। कोई नया आदमी मिल गया, उसको देखा कि यार ये थोड़ा इसके बाद अच्छी गाड़ी, उससे दोस्ती कर ली। वो बेसिकली वो इतना शातिर आदमी भी हो सकता है कि वो आपको आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठा के आपसे कोई 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 आपको गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। बिल्कुल। तो आपके जो सच्चे रिश्ते हैं ना, चाहे वो गरीब हैं, आप उनको ना छोड़ें, उनका दिल ना दुखाएं, उनके साथ उसी तरह से रखें। और अगर आप
आपको अल्लाह ताला कोई मुकाम देता है, बड़े मुकाम पे भी पहुंच जाते हैं, आपका स्टेटस हाई होता है, तो अपने छोटे जो आपके साथ के लोग हैं उनको ना भूलें, ना उनके साथ वही रवैया रखें, इससे अल्लाह खुश होगा। बज़ाहिर आप समझते हैं कि आप मगरूर हो गए, वो आप अपने लिए तबाही कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा दूसरे का। अच्छा, उसके दिल से दुआ निकलेगी, यार देखो अल्लाह ने इसको नवाजा मगर इसका रवैया वही है, तो यकीन मानो उसके दिल से दुआ निकलेगी और आपको तरक्की मिलेगी। उसको मोटिवेट करेंगे, भाई तुम भी बन सकते हो, उसको बताएं। तो ये तो इतना अच्छा पैगाम है। मगर हम लोग क्या करते हैं कि जब अगर किसी को कुछ दे दिया बात कम कर देते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, किसी से मिलना पसंद नहीं करते, नहीं नहीं ये कोई जगह है रहने की, यहाँ पे रहेंगे। भाई आप यहीं से वहाँ गए हो यार, आप मत अपनी औकात को भूलो ना, पर अपनी जहाँ जाएंगे वहाँ सब एक ही जगह जाएंगे, मतलब वही आपको उतनी उतनी जगह मिलेगी, आखिरी तो जो कैसे आराम आपको है वो। आपको कैसे गारंटी है कि वो जगह मिलेगी आपको? हाँ ये भी है। कैसे आपको पता वो मिलेगी? भाई ये भी नसीब वालों को मिलती नसीब है। वालों को मिलती, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इस तरफ आती हूँ, और आज ये टॉपिक छेड़ने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं कमज़ोरियाँ होती हैं जिसके लिए सारी उम्र रोना पड़ता है। तो हो सकता है कि आज कोई ऐसी पॉजिटिव बात मेरे मुंह से निकली हुई, जो हमारे गेस्ट हैं उनके मुंह से निकली हुई, शायद हो सकता है कि किसी को समझ आ जाए और वो अपनी ज़िंदगी में अगर कहीं इस तरफ जा रहा है वो रुक जाए। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि हमारी वजह से अगर कोई बर्बादी से बच जाए। तो इस तरह के टॉपिक पे इसलिए आज मैं बात कर रही हूँ, वरना मेरे ख्याल से हर इंसान में खुद अक्ल होनी चाहिए कि वो अच्छा बुरे की तमीज़ खुद रखे। अच्छा मुझे बताइएगा, ये बड़ी आजकल होती है कि प्यार में जान दे दी। आप देखें नौजवान लड़कियां और लड़के, मैं लड़कों की भी बात करूंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां, लड़के भी। तो आप मुझे बताएं, ये जो आजकल एक सिस्टम चल चुका है, मुझे लगता है जितना सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, जितनी हमें आसानी इन चीज़ों में हुई है एक दूसरे से बात करने में, ये सारी चीज़ों में, तो ये मामला ज़्यादा हो चुके हैं। माँ बाप को पता भी नहीं होता, चाहे वो लड़के के हैं या लड़की के हैं, और इस तरह का सिस्टम चल रहा होता है। अब मुझे ये बताएं, क्या ज़िंदगी इतनी इतनी कोई मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी के इतने मायने नहीं है कि किसी के लिए भी आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें, और आपको इतना कंफर्म भी नहीं है कि आया सामने वाला इतना सिंसियर है कि नहीं, क्योंकि धोखा है अभी। लोग मतलब के मतलब आपको 99% लोग मतलब ही न मिलेंगे। मतलब होगा तो आपसे बात करेंगे, कोई फ़ायदा होगा तो आपसे वो रिश्ता रखेंगे। आप बगैर फ़ायदे के गरीब हो जाएं, आप उनके किसी मतलब के ना, आप यकीन करें दूसरे दिन आपकी कॉल नहीं कोई उठाएगा। तो इतनी बड़ा एक चीज़ कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हो, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो तो पहली बात तो ये कि खुदकुशी वैसे ही हराम है। हराम है, बिल्कुल। ज़िंदगी में भी आपको तकलीफ़ मिली और मरने के बाद भी आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं जो ये काम करते हैं। करने ही नहीं चाहिए। भाई एक लड़की आपको नहीं पसंद कर रही है, एक लड़का आपको पसंद नहीं कर रहा, छोड़ दो उसको। या आप पसंद किया भी, और सम रीजन कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है कि वो एक जगह रुक नहीं सकते एक लंबे अरसे के लिए। धोखेबाज लोग भी होते हैं, या उनकी नेचर में शामिल होता है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती उन लोगों में, और वो फिर कम कुछ टाइम के बाद अगर चेंज भी हो जाते तो ठीक है, नहीं है कोई आपके साथ, वो इतना भी अहम नहीं होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी हार दें। और जो जब आप गलत करके जाता है, मेरा मानना ये है कि वो वापस लौट के ज़रूर आता है। तो गलती उसकी है जो खुदकुशी कर रहा है। वजह ये है कि जब आपको इतना तमीज़ ही नहीं है कि यार ये आदमी आपको धोखा देगा या यहाँ नहीं ठहरेगा या किसी और से भी कल मोहब्बत कर लेगा, तो आप उसके लिए जान क्यों दे रहे हो? आपको जान देनी नहीं चाहिए। तो गलती तो इंसान की अपनी है। अब अगर देखें एक जाहिल आदमी या पढ़ा अनपढ़ आदमी अगर जाहिल देता अगर जान देता है तो कसूर तो उसका अपना है, उसकी अपनी तरबियत का है, उसके घर वालों ने उसकी तरबियत की होती है, वो इस मुकाम तक नहीं पहुँचता। उसको बोलो भाई तुम्हारे नसीब में होगी, मिल जाएगी, नहीं तो तुम अपना अगला रास्ता देखो। अच्छा ये सिर्फ हमारे यहाँ ही है ये सब चीज़ें, पूरी दुनिया में ये चीज़ें हाँ। नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ब्लेम किसी और को देना कि भाई उसने उसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली, मेरे ख्याल में रीज़न कुछ और होता है, कम अकली होती है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और अपना मुस्तकबिल सोचना चाहिए। आपके साथ एक पूरा ख़ानदान जुड़ा हुआ है, उनकी मोहब्बत का, उनकी इज़्ज़त का, उनकी आपके साथ बड़ी एक वाबस्तगी होती है, और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर कुछ करे। वो इश्क में पड़ गए, पूरी ज़िंदगी उन्होंने पाला, उसके बाद इश्क में पड़ गए, इश्क में नाकामी हुई, खुदकुशी कर ली। तो भाई वो तो तुमने तो खुद तो चले गए, मगर पूरे ख़ानदान को मतलब वो परेशान करके चले गए। तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं, और ये ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़ है, कीमती बहुत चीज़ है। कीमती चीज़ है। मैं आपको एक और पैगाम दे दूं कि इंसान को कभी भी अपनी मौत की दुआ नहीं करनी चाहिए। हमेशा दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, अच्छी सेहत के साथ अच्छी ज़िंदगी दुआएं दे। करनी चाहिए, पॉजिटिव बिल्कुल दुआएं चीज़ें करनी कहनी चाहिए, क्यों? चाहिए। अल्लाह ने आपको ये जो सेहत दी है, ये इसकी ज़िम्मेदारी आपकी है, उसका ख्याल रखना। ये अमानत है, आप अल्लाह की अमानत है, आपकी नहीं है ये। तो आपको जब अल्लाह ने अमानत दी, उसका ख्याल रखना आपका। आप लंबी ज़िंदगी की दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि दुआ तो आप अल्लाह से मांग रहे हैं।
फिर अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह ने किसी को कितनी ज़िंदगी देनी है, मगर आप अपनी मौत की दुआ नहीं मांग सकते। तो लोगों के अंदर जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो बज़ाहिर तो बहुत तालीम याफ्ता बनते हैं, मगर मैंने देखा है वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। मेरे साथ तो कोई बैठता है और कोई नेगेटिव बातें करता है, मैं हंसता हूँ। मैंने बोला यार तुम तो अपना मुकद्दर खुद लिख रहे हो। अल्लाह ताला हो सकता है तुमको नवाजना चाह रहा है, मगर तुमने कह दिया नहीं मैं क्या करूँगा ज़िंदा रहकर। तो मैंने कहा यार हो सकता है मौत का फरिश्ता भी तुम्हारा ये लिख ले, पैगाम अल्लाह को दे दे, अल्लाह वो तो रहना ही नहीं चाहता, तो चले जाओगे फिर अल्लाह से गिला करोगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। इंसान को हमेशा हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। आपको अगर अपनी अपनी हैसियत देखनी है तो अपने से नीचे वाले को देखें, आप शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने उस सब में नहीं खड़ा किया जो चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, खा नहीं सकता। तो आप उनको देखें, अपने आप को देखें, आप बोलोगे यार मैं तो बहुत अच्छी जगह हूँ। अगर अब लोगों में क्या हो गया कि लोग अपने से नीचे वालों को देखने की जगह अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, तो वहाँ पर वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। तो ये तो वो खुद सज़ा अपनी तजवीज़ कर रहे हैं। भाई तुम्हारे नसीब में जो ये गाड़ी है ना, बस यही है। तुम बड़ी गाड़ी का ख्वाब देखो, अल्लाह से दुआ करो, उसको देख के आप जो है ना वो एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं हो जाओ। कोशिश करो, मेहनत करो, और बिल्कुल। अल्लाह देता है इनाम, ऐसा नहीं है नहीं देता। आप करके देखें, बिल्कुल लगे, जस्तजू करें, आप रखें, नेगेटिव बातों से बाहर निकलें और लग जाए काम के पीछे। कोई ऐसा मौका आएगा आपको एकदम जैकपॉट लग जाएगा, आप बड़े आदमी बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की और फिर अपना नाम बनाया। थोड़ा सा अगर अपने बारे में बताएं कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया, हो सकता है कि ये भी कोई ऐसी चीज़ हो जो सामने वालों को बेहतर लगे कि अपनी लाइफ का स्टार्ट आपने किस तरह से लिया। क्या इसी तरह आपको फैमिली की तरफ से सारी चीज़ें मिली थी, या फिर आपने अपने बलबूते पे ये सब कुछ किया? देखें आपने ये बात कर दी ना, तो ये जवाब दे देता हूँ। मैं कल भी बहुत छोटा आदमी था, आज भी बहुत छोटा आदमी हूँ। मैंने जब पैदा हुआ था हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जब काम शुरू किया तो एक मोटरसाइकिल थी, अल्लाह ताला ने नवाज दिया। तो मेरे लिए तो आज मैं उस जगह ज़रूर जाता हूँ जहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। मुझे खुशी महसूस होती है, मैं हफ्ते में एक दिन वहाँ जाके उन लोगों में बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, उन सबको समझाता हूँ कि यार मैं इस तरीके से ये करके आगे बढ़ाऊँ, आप भी बढ़ो। अब क्या होता है कि वो फिर सोचते हैं, देखें ये आपको मोटिवेशन देना ज़रूरी होती है। ज़रूरी होता कुछ लोग आपको देखेंगे ना, देख के वो देखते हैं यार हम भी ये काम करेंगे तो हम निकल सकते हैं। है। फिर कुछ लोगों को मैं कहता हूँ यार छोड़ो, तुम इधर आके बैठो, यहाँ पे ये काम करो, 6 महीने कुछ नहीं मिलेगा मगर इंशाल्लाह बाद में आप लो। और ऐसे कई लोग हैं मेरे पास जिनको मैं अपने पास इस तरीके से लेकर आया, उनको बिठाया। तो मैंने पहले उनको बताया 6 महीने आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, 6 महीने का बंदोबस्त करके आओ, फिर अल्लाह पाक का, ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अल्लाह चाहे तो पहले दिन से देना शुरू कर दे। अब उन्होंने माशाल्लाह अपनी तरक्की शुरू कर दी, अब उनके अपने घर हो गए, गाड़ी हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो लोग अभी चाय बनाने के लिए आए थे, चाय बनाते थे, वो प्यून थे, आज वो माशाल्लाह अपने घर के मालिक हैं, उनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज भी मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं। मगर उनके साथ मेरा रिश्ता बच्चों वाला है, बच्चे हैं। तो मतलब आप लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए बुरा होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, सोच ले। मगर आपको दूसरों के लिए अच्छा सोचना है। और नस्ल की बात ना करें, जो भी है वो बच्चे हैं मेरे। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग सुन रहे हैं वो नेगेटिव बातों से बाहर निकल के पॉजिटिव कदम उठाएं, कोई भी अच्छा कदम उठाएं काम करने के लिए। तरक्की जो है ना वो आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए कैसी तरबियत होनी चाहिए बच्चों की? मैं ये नहीं कह रही कि लड़का और लड़की, बस मैं कह रही हूँ बच्चों की तरबियत कैसी होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि कल वो एक अच्छा इंसान बने अपने लिए भी और जहाँ वो रहता है उन लोगों के लिए भी। क्योंकि अगर एक अच्छी तरबियत नहीं होती तो वो सिर्फ अपना दुश्मन नहीं होता, बहुत सारे लोगों का दुश्मन होता है। देखें ये तरबियत जो ना काम है घर वालों का करने का। बच्चे होते हैं ना, देखें बच्चों के दिमाग में 2-4 साल की उम्र से जो चीज़ें बैठ जाती हैं वो फीड हो जाती हैं, वो निकलती नहीं है। मैं घर चाहता का माहौल। हूँ घर का माहौल, और लड़का हो या लड़की हो, जो हमारे इस्लाम में जिस चीज़ की इजाज़त है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप उसके हिसाब से आप लड़की को भी आगे लेके चले, लड़के को भी। अब हम क्या करते हैं कि हमने सहारा ले लिया, घर में खाने को पैसे नहीं है मगर नौकर आके काम कर रहा है। हमने अपने बच्चों को वैसे ही जो है ना माजूर कर दिया एक तरीके से। आप जो काम बच्ची का है उससे बच्ची का घर का काम करवाएं, और जो लड़के का काम है उसको बाहर का सौदा लेकर आने कोई काम है वो उससे करवाएं, क्योंकि ये इनकी ट्रेनिंग है।
आप उनको अभी से आदत डालें, तो फिर वो जब काम करेंगे तो फिर उसके बाद उनको पता होगा कि यार ये मैं काम कर रहा हूँ, तो उनको आगे चल के आदत होगी काम करने की, तो फिर वो किसी भी काम से दरेग नहीं करेंगे, किसी भी जायज़ काम से दरेग नहीं करेंगे, काम करेंगे तो उनको दुनिया में आदत होगी काम करने की। अब हमारे बच्चे जो है तकरीबन जैसे 18-20 साल की उम्र में आते हैं, उनको आदत ही होती है कि अपनी मासी को आवाज़ देते हैं कि पानी लेकर आ जाओ और मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। ठीक है, हम तो ज़िंदगी भर अपने हाथों से इस्त्री करते थे और अपने जो भी घर का काम था खुद करते थे, वो आज भी हमें आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी आज हुई है। भी हमें आदत पड़ी हुई है। तो ये पैगाम उन लोगों के लिए है कि आपके बच्चों को बिगाड़े नहीं, उनको मोबाइल से जान छुड़ाएं और आप उनको जो है ना मौका दें कि वो खुद अपने हाथ से काम करें। जो इंसान अपने हाथ से काम करेगा वही आदमी जो है, जो इंसान अपने हाथ से काम करेगा उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। और जेलसी करना छोड़ दें, आप एहसास से कमतरी से बाहर निकलें, आप जिस हालत में भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसके अपने जो कोशिश है ना उसको जारी रखें। आप देखिएगा इंशाल्लाह एक दिन आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अब हो गया जी ब्रेक का टाइम, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।